अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से 100% यकीन से कहना कि आज रात या कल क्या होगा वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कवी इम्कान ये है कि दोनों टीम जो है, ईरान की भी और अमेरिका की भी, कल उनको इस्लामाबाद में होना चाहिए। डेडलाइन आज सुबह ख़त्म हो जाएगी, कोई सुबह 4:30 के करीब, 4:50 के करीब। हमारे अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है कि पाकिस्तान बहुत सिंसियरली एफर्ट कर रहा है ईरान को कायल करने के लिए कि वो इस्लामाबाद आ जाए इन मुज़ाकरात से। तो इनकी इस ट्वीट से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, बड़ी खुल के सामने आ जाती है कि पाकिस्तान ईरान को कायल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का जिक्र नहीं है कि अमेरिका को कायल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका तैयार बैठा हुआ है कि ईरान आए तो हम बातचीत करें और मसाइल आगे बढ़ जाएँ। मसाइल क्या हैं? मसाइल ट्रंप साहब हैं। ट्रंप साहब के बयानात जो हैं वो इस वक्त जलती के ऊपर तेल का काम कर रहे हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई की शहादत के बाद जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, पासदारान इंकलाब हैं, दे आर इन ए वेरी पावरफुल पोजीशन। और वहाँ पोलिटिकल गवर्नमेंट उतनी तगड़ी हैं जितनी पाकिस्तान में तगड़ी हैं। तो पोलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर जैसे ही दबाव आएगा वो पीछे हटेंगे। ट्रंप साहब जब ये बयान देते हैं इस तरह के कि जिससे ये तासुर उभरे कि ईरान तो सरेंडर करने वाला है अमेरिका के आगे, तो ईरान सरेंडर नहीं करेगा। उसने 40 रोज़ बमबारी आपकी सर्वाइव की है, बर्दाश्त कर ली है। 10, 15, 20 दिन अगर आपको दोबारा भी शौक आएगा तो वो शहादत उठा लेंगे, कुछ 4 बिल्डिंग्स भी और गिरवा लेंगे, लेकिन वो उन टर्म्स पे या उस लहजे में जो ट्रंप साहब चाहते हैं कि बंदूक की नाली माथे पे रखी हो और ईरान दस्तखत करेगा, वो नहीं करेगा। एट बेस्ट पॉसिबल जो मुझे सिनारियो नज़र आता है, ट्रंप साहब ओबामा को बहुत बुरा भला कहते हैं कि वो जो जॉइंट कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान था 2015 का, वो ओबामा ने बहुत ज़्यादा फेवर कर दी थी ईरान को। उस माहदे को ट्रंप ने तोड़ दिया था। मुझे लगता है कि उसके करीब तरीन ही माहदे में दोबारा ट्रंप को अपने हाथ से दस्तखत करके जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सूरत नज़र नहीं आती। वो बहुत कम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड माहदा था जिसमें पाबंदियाँ आयद की गई थी ईरान के ऊपर। ये कदगन लगाई गई थी कि वो 3.67% अपनी यूरेनियम अफजूदा करेगा, और जो उसके पास ज़्यादा एनरिच यूरेनियम है 90% से ऊपर, जो वेपन ग्रेड में चली जाती है, उसके स्टॉक पाइल या ख़त्म करने थे या रूस के हवाले करने थे। इसी तरीके से जो उसकी फर्दो वाली फैसिलिटी थी जिसके ऊपर उनको ये था कि यहाँ तो कोई न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, उसको रिसर्च फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया था। एक उनका प्लांट था जिसके अंदर ये शुबा था, एटमी बिजली घर था जिसके अंदर ये शुबा था कि इससे प्लूटोनियम जो वेपन ग्रेड है वो तैयार हो सकता है। तो उसके अंदर डिज़ाइन में तब्दीलियाँ की गई। इतना डिटेल्ड एग्रीमेंट था। मिसाइल प्रोग्राम पर इतनी कदगन होगी। सेंट्रीफ्यूजेस उसकी तादाद भी रिस्ट्रिक्ट की गई। ये इतना डिटेल्ड कम्प्रीहेंसिव माहदा था, 20 माह लगे थे उस माहदे के ऊपर, और इन रिटर्न ईरान को दिया गया था कि उसके ऊपर जो इंटरनेशनल सैंक्शंस है वो हटाई जाएंगी। वो भी फेज़ प्रोसेस था। और इसी तरह उसके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं जिनकी बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो कुछ 10 अरब डॉलर से शुरू होती है और कुछ 100 अरब डॉलर से ऊपर जाती है। यूरोपियन यूनियन ने भी फ्रीज़ किए हुए हैं, अमेरिका ने भी फ्रीज़ किए हुए हैं, ये जो मिडल ईस्टर्न स्टेट्स हैं इन्होंने भी फ्रीज़ किए हुए हैं। तो वो उसको सारा कुछ पैसा वापस मिलना था। ट्रंप ने वो माहदा तोड़ के ख़राबी की बुनियाद रखी थी, क्योंकि नेतन्याहू इसको पहले दिन से उकसा रहा था कि ये काम हमने करना है। तो अब वो काम जून में भी जाके दावा कर लिया, हमने एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अब भी कह दिया कि 3 दिन में हमने मलियामेट कर दिया, लेकिन 40 रोज़ के बाद भी धमकी यही है कि डील कर लो नहीं तो दोबारा बमबारी करूँगा। क्लियरली शोज़ कि अमेरिका को डील की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है और ज़रूरत ईरान को भी है। ये नहीं है कि ईरान को ज़रूरत नहीं है। ईरान की जो उनके जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो बड़ी मुश्किल में है। वो वहाँ कोई $100 लेके बंदा जाता है ना तो लाखों उसको वो मिल जाते हैं, जो ईरानी करेंसी है उसको वो मिल जाती है। इतनी बुरी हालत है। लोगों की जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो डील दोनों की ज़रूरत है और दोनों को इस पर आगे बढ़ के रीज़नेबल जो अरेंजमेंट है, जो डूएबल है, उसके ऊपर आपस में मामला तय करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ट्रंप ने जो शाम में एक इंटरव्यू के अंदर 2 बयान दिए, एक हिस्सा मैं आपको पहले सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जंग बंदी में तोसी नहीं करूँगा। तोसी का मतलब ना करने का ये है कि सुबह 4:50 पाकिस्तानी वक्त, तो कल अगर ये सुबह बैठ जाएँ तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मसाइल शुरू हो जाए। अगर डील हो जाती है अमेरिका और ईरान की और रीज़नेबल टर्म्स पे, तो वो दोनों के लिए ग्रेट होगी। अमेरिका के लिए भी उसको फेस सेविंग मिल जाएगी और ईरान के लिए भी कि उसकी इकोनॉमिक रिवाइवल और रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। अमेरिका के लिए इस वक्त एक और भी अलमी है और वो अपने इसी इंटरव्यू में आगे जाकर उसका तज़किरा करते हैं। इस वक्त जितनी ऑयल ट्रेड है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, जितनी दुनिया की तजारत है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। रिज़र्व करेंसी के तौर पर एक डॉलर की पोजीशन जो है ये अमेरिका की दुनिया सारी में हाकमियत का एक सबब है। डॉलर जो है उसकी बुनियाद के ऊपर वो पूरी दुनिया को डिक्टेट करते हैं। और अभी ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ ने, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, जब उन्होंने रिसेंटली कहा कि हम लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करेंगे, तो ट्रंप को उसको वो एक्ट ऑफ वॉर नज़र आता था, वो धमकी देते थे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि उसका सबसे जो करीबी है इत्तेहादी है यूएई, वो उसको कह रहा है कि मेरे पास डॉलर कम है, तो ये तो मेरे साथ कोई करेंसी स्वाप कर लो या कुछ मुझे चाइना के साथ
चाइनीज़ करेंसी में डील करने की इजाज़त दे दो। इस वक्त पूरी दुनिया जो अपनी यूरोप पूरा जो है वो अपनी जो सेविंग्स हैं वो यूएस ट्रेजरीज़ में जाके इन्वेस्ट करता है। चाइना अपनी सेविंग्स जाके यूएस ट्रेजरीज़ में इन्वेस्ट करता है। लेकिन अब गोल्ड का राइज हो रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, डॉलर डिक्लाइन में है और यूएस ट्रेजरी से पैसा निकलना है। ये एक ट्रबलिंग सिचुएशन है जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। पता नहीं ट्रंप साहब को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए उतना अच्छा है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरू हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में एयर मार्शल तीप सदीकी साहब हमारे साथ हैं। सर वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा नगमाना हाशमी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। नगमाना बीबी आपको भी खुश आमदीद। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा भी हमारे साथ हैं। कसूरी साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले सर आप ही से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत गर्मा गर्म बयानात आते हैं, एक दिन उम्मीद बनती है और अगले ट्रंप के बयान से उम्मीद टूट जाती है। आपको क्या नज़र आता है? ये जो मेगाफोन डिप्लोमेसी प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू की हुई है ये बड़ी ख़तरनाक है, बिकॉज इट हैज़ पुट द ईरानियंस ऑन द बैक फुट, और बल्कि उनको फोर्स हो गए हैं कि अपनी पोजीशन को हार्डन करें। एक तो इन्होंने उनकी लीडरशिप को चेंज किया है, तमाम लीडरशिप जो है वो तब्दील हो गई है इफेक्टिवली, और एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा भी तब्दील हो गई है। अब जो नई लीडरशिप आई है एक तो इतनी होमोजेनियस नहीं जितनी पहले थी अंडर दी फॉर्मर रैबर जो थे इमाम खमेनी, उनकी पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनकी बात सुनी जाती थी, किसी की मजाल नहीं थी कि कॉन्ट्रडिक्ट करे। बॉटम लाइन ये है कि अमेरिका क्या करेगा, जो उसने कर लिया है क्या तीर मार लेगा। भाई जो आपने किया 42 दिन में, अब तो क्या आपने कितनी बॉम्बिंग की, 3000 बंदे शहीद कर दिए, 20,000 बिल्डिंग्स कर दी तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, तो आपको क्या मिला इन द प्रोसेस? क्या वो लीडरशिप चेंज हुई जो आप कह रहे थे? क्या आपका एक ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट या न्यूक्लियर इशू रिजॉल्व हो गया? बल्कि आप तो कहते थे कि आप बम रुकवाने गए हैं, आपने तो उनके हाथ में बम पकड़ा दे दिया है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये तो बहुत बड़ा एटम बम है, इससे सारी इकॉनमी दुनिया की जो है वो एट स्टेक है, हॉस्टेज बन जाती है। तो आपने तो कुछ भी अभी अचीव नहीं किया। तो और अगर आप कर लेंगे तो 1000 बंदा बदकिस्मती से और शहीद करेंगे, खाकम बदहन, कुछ बिल्डिंग्स और कर देंगे। अगर आपका ये ख्याल है कि जो रजीम चेंज हो जाएगी वो नहीं हो सकती, हाँ बूट्स ऑन ग्राउंड आप भेजेंगे तो फिर जो कैजुअल्टीज़ होंगी वो मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन प्रिपेयर्ड है। इससे पता चल जाता है कि अमेरिका की जो मर्ज़ी वो कहता रहे, उसको ये सामने रखना पड़ेगा कि जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह प्रेसिडेंट की रेटिंग्स गिर रही हैं, जिस तरह इसराइल के लिए सपोर्ट गिर रही है, जिस तरह ये वॉर अनपॉपुलर है, इसका मतलब है उनकी लिमिटेशन ज़ाहिर हो रही हैं। इसराइल इस मसले में कसूरी साहब बहुत बड़ा स्पॉइलर है, और अगर तो ये जल्दी में ईरान और अमेरिका आपस में मामला तय कर लें तो बहुत भलाई है इस पूरे रीजन की। अदरवाइज़ इस पूरे सालसी ताने बाने अगर आप पीछे जाके देखें तो बुनने वाला एक ही शख्स है, नेतन्याहू। वो उसकी दिली ख्वाहिश थी कि किसी अरब मुल्क का भी साथ ईरान के साथ अभी से हमला शुरू हो जाए, या तो सऊदी अरब या कतर या यूएई वो अटैक शुरू कर दें। तो इससे बचने के लिए दोनों को डील करनी चाहिए। इसराइल वाला मामला ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए उसमें यह है कि इज़राइल खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक अमेरिका की उसे टोटल तायद ना हो, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है कि जो भी उनका इतना वांटेड या काबिल फ़ख्र वो कहते थे उनका आयरन डोम है जिसे मिसाइल्स पेनिट्रेट नहीं करती। ईरानियंस कुछ ट्रेन्स तो ईरानियन ड्रोन्स भी और मिसाइल्स दोनों पेनिट्रेट करते रहे हैं। चाहे ठीक है अगर 80% गिरा भी दें तो 20% काफ़ी होते हैं या 10% जो निकल जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इज़राइल को भी अब यह पता है कि अगर अमेरिका की टोटल बैकिंग ना हुई तो इज़राइल का भी कचूमर निकल जाएगा। छोटा मुल्क है, वो इतनी कैजुअल्टीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जो दनाता फिर रहा था ईरान पे हमले, वो इसलिए था कि उसको अमेरिका की टोटल बैकिंग थी। तो मसला ये आता है कि ईरान की भी बॉटम लाइन है, जो मैं कह रहा था आपको कि ईरान को भी तो प्रेशर्स है ना, इकॉनमी उनकी तबाह हुई है, इतने सालों से सैंक्शंस उन पर लगी हुई हैं, और अगर गल्फ़ नेबर से उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। तो इसी में समझता हूँ कि प्रेशर्स तो दोनों पे हैं,
और ईरान ने इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि न्यूक्लियर कंसेशंस जेनीवा टॉक्स में किए थे। इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि डायलॉग में फ़ायदा है, ईरान की बेहतरी है। तो जब दोनों को एक अंदाज़ा है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वन अपमैनशिप में बंदे मज़ीद मरवा दें, मज़ीद तबाही करा लें, ये और बात है। लेकिन देयर आर ग्रेव स्ट्रॉन्ग कंपल्शंस फॉर बोथ टू टॉक टू ईच अदर, विच मेक्स मी फील कि शायद ये टॉक्स होंगी होपफुली सूनर रादर देन लेटर, क्योंकि डैमेज काफ़ी हो चुका होगा उस तक। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये तो कसूरी साहब ने एक तजिया दिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से एक दो शख्सियात जिन्होंने कभी किसी भी इसराइली से मुज़ाकरात या मुलाकात की हो, उनमें ये भी शामिल है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी इसराइल के मामले में बेहतर है। बेशक। आप क्या फरमाते हैं, मामला कैसे चलता है? बस मैं आपकी जो इंट्रोडक्शन थी और जो कसूरी साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ, नंबर वन। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये जो अग्रीमेंट है ये जल्द से जल्द हो जाए। जल्द से जल्द इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा बीच में आ जाते हैं। स्पॉयलर से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इजराइल स्पॉयलर है, यानी विद इन देयर ओन अपना कंट्री, यानी अमेरिका के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि शायद ये इसको तूल मिले सारी चीज़ों को। स्पेशली द वॉर इंडस्ट्री के जो मुगल्स हैं वहाँ पे, वो तो चाहते ही यही हैं कि सारा वक्त कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चलता रहे। इस वक्त भी अगर आपको शायद इल्म ही होगा, कोई 100 से 130 कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे होते हैं, जिसमें आर्म्स की जो है ना सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं गुड्डी जो है, और सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है वो सिर्फ वॉर इंडस्ट्री के लोग और मुगल्स ही फ़ायदा उठा रहे होते हैं इस चीज़ का। इसी तरह ईरान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। अभी आपने अपनी इंट्रोडक्शन में जिस तरीके से कहा है कि IRGC जो है वो बड़ी हार्ड लाइनर समझी जाती है विद इन दी स्ट्रक्चर गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ ईरान। मॉडरेट्स भी हैं वहाँ पे और हार्ड लाइनर्स भी। जितना इसको डिले करते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में या मॉडरेट्स के ऊपर आता चला जाएगा। तो ये दोनों के बेनिफिट में हैं कि ये जितनी जल्दी इसको क्या कहते हैं लपेट जाए इस पर्टिकुलर डील को, उतना ही ट्रम्प के जो बयानात हैं ना वो स्पेस स्क्वीज करते जा रहे हैं उन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के लिए जो बातचीत के जरिए मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस मैं उसी की तरफ अब आना चाह रहा था कि ये अब जिस तरीके से ये ट्रम्प हर एक घंटे बाद अपनी क्या कहते हैं बयानात को अपना बदलते भी रहते हैं, और उसके अंदर एक तलखी का जो अंसर है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है अब्जॉर्ब करने के लिए दूसरी आवाम के लिए भी और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। और ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है नदीम कि अपना ईरान की 2 नस्लें शायद इसी एनवायरनमेंट में पल चुकी हुई हैं। ईरान इराक वॉर के बाद उन्होंने बहुत दर्द और तकलीफ उठाई है, बहुत दर्द और तकलीफ दी है। और जो नई जनरेशन हैं उनकी, एक ले लें आप, 2 ले लें, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है सिवाय सैंक्शंस के, सिवाय कॉन्फ्लिक्ट के, सिवाय जंगों के। और अब जिस वक्त ये ट्रम्प को देख रहे होंगे तो उनको भी यही नज़र आ रहा होगा कि, और उनको ये समझना भी चाहिए कि ये ट्रम्प नहीं बोल रहा, ये नेतन्याहू बोल रहा है। ये नेतन्याहू बोल रहा है, ये यहूदी लॉबी बोल रही है, यहूदी बोल रहे हैं ये। क्योंकि इस तरीके से निगोशिएशंस पे आने वाले हैं आप, चंद घंटे रह गए हैं और किसी ने अमेरिका से भी टेक ऑफ करना है। ईरानियन वफद की भी अभी तक कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो आ जाएंगे। उम्मीद सबको है, दोनों का उम्मीद सबको है कि सब पहुंच जाएंगे यहाँ कल सुबह तक। लेकिन इस तरह की बयानबाजी ऐसी नेगोशिएशन से पहले कभी ना देखी, ना मेरा ख्याल है कभी फ्यूचर में इस तरह की नज़र आएंगी। अच्छा, नगमाना बीबी से पूछते हैं, सफारतकारी के मैदान में तो नगमाना बीबी एक्टिव रही हैं। नगमाना बीबी, जब इस तरह के मुज़ाकरात हों, JCPOA वाला मॉडल हमारे सामने है, 20 माह चले थे, लेकिन उस वक्त कोई बंदूक की नाल लेके तो एक दूसरे के माथे पे नहीं था रखता कि ये करो नहीं तो कल ये काम कर देंगे। ये इस दफ़ा ट्रम्प साहब का स्टाइल जो है वो मामला को पेचीदा बना रहा है बजाय हल की तरफ ले जाने के। देखिए, JCPOA में जब नेगोशिएशंस हो रही थी और अब जो नेगोशिएशंस का दौर होने जा रहा है उसमें बहुत बड़ा एक फर्क है। JCPOA जब हो रहा था तो वो बेसिकली नेगोशिएशंस जो हैं वो यूरोपियंस लीड कर रहे थे, और यूरोपियंस का सेंस ऑफ हिस्ट्री, सेंस ऑफ बैलेंस और उनका जो एक एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग है इस खित्ते की, खासतौर पे ईरान की और पैलेस्टाइन की, वो बहुत स्ट्रांग है। और उनका परसेप्शन और पॉलिसी भी जो है वो बिल्कुल आई टू आई नहीं देखते अमेरिकन के साथ। और अब आपने देख लिया वो रिफ्ट बिल्कुल सामने खुल के आ गई है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि सिर्फ ट्रम्प साहब हैं
आई वोंट इवन से कि जी कोई सीरियस पीछे लोग जो हैं उनकी वो बात मान रहे हैं या उनका मशवरा वो ले रहे हैं. सो इट इज बेसिकली ट्रम्प्स पर्सनालिटी एंड हिज सेंस जो है उनको का सेल्फ ग्रैंड्योर का जो है, और ये कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा प्रेसिडेंट हूँ और मैं अमेरिका की तारीख का भी सबसे अच्छा प्रेसिडेंट हूँ. तो वो इन चीजों को अचीव करने के लिए बिल्कुल ये नहीं देख रहा है कि उनकी पॉलिसीज दुनिया को किस तरफ लेके जा रही हैं. इस वक्त उनका जो एक नारा था दैट आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इस वक्त तो उन्होंने अमेरिका को ग्रेट तो क्या बनाना था, टोटली आइसोलेट कर दिया है. उनके जो बहुत ट्रेडिशनल पार्टनर्स थे, चाहे यूरोप है, नेटो है, या उनके इवन जो पार्टनर्स पैसिफिक में थे लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, वो भी उनके साथ आपको खड़े हुए इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं. और जो पब्लिक ओपिनियन है वो तो आपको पता ही है कि जब लास्ट ईयर भी उन्हें अटैक किया था और पैलेस्टाइन का भी लास्ट 2 साल से पूरी दुनिया की जो अवाम है वो इस वक्त इसराइल के खिलाफ उठी है. उस वक्त भी गजा के मामले में भी उठी थी. तो ना पब्लिक ओपिनियन इंटरनेशनल उनके साथ है, ना उनके अपने देखिए ना मिलिट्री लीडर्स भी जो है कितने तो उन्होंने चेंज कर दिए. उनके अपने वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिलक्टेंट सपोर्टर है ऑफ दिस वॉर. उन्होंने खुद कहा था कि जी आई एम नॉट फॉर दिस वॉर, बट इफ ट्रम्प wants to of course start this war तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा being his vice president. तो आई थिंक कि ये ट्रम्प साहब का जो एटीट्यूड है, ये अगर इस वक्त नहीं नेगोशिएशंस की मेज पे आएंगे और एक ओपन माइंड से नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि वो इस नेगोशिएशन को एक सरेंडर डील के तौर पे ईरान से साइन करा लेंगे, तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल है नहीं. जहां तक इसका अच्छा नगमाना बीबी, जो आपने अमेरिका के इत्तेहादियों का तज़किरा किया है, इस वक्त मैं केयर स्टारमर के रोल को देखता हूँ तो मुझे किसी ज़माने में लगता था कि ये जो बरतानवी फॉरेन पॉलिसी है ना, ये अमेरिका के दुम छल्ला वाला रोल है इनका. जो अमेरिका कहता है ये भी साथ करते हैं. हम वहाँ अटैक करने चले हैं तो यूके के भी 2 जहाज़ पहुँच जाते थे. इस दफ़ा वो नहीं आए. स्पेन टुक ए वेरी पावरफुल पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया टुक ए पोजीशन, इटली टुक ए पोजीशन. तो एक नई डिवीजन मुझे नजर आई है विद इन देयर नेटो अलाइज. जी, मैं अगर थोड़ा सा इजाजत हो तो इस पे रोशनी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग पोस्टेड इन चाइना ट्वाइस, मेरी 5 पोस्टिंग्स यूरोप में रही हैं, इंक्लूडिंग ट्वाइस एज एम्बेसडर टू द यूरोपियन यूनियन. तो मैंने ये सब डेवलपमेंट्स अपने सामने होती देखी हैं. और ये जो क्रॉस अटलांटिक रिफ्ट है, ये पिछले 15-20 साल से ये डेवलप हो रही थी, क्योंकि जिस कदर की ये 20 साल से जंगें हुई हैं, चाहे वो मगरब में थी विच मीन्स नॉर्थ अफ्रीका, या मिडिल ईस्ट में थी, या अफगानिस्तान में, आप देखें कि उनका सारों का खर्चा जो है वो यूरोप ने उठाया. और उसका जो ब्लोबैक हुआ, नेगेटिव ब्लोबैक और इम्पैक्ट, वो सारा यूरोप के ऊपर. एक उनकी इकोनॉमीज जो है, दीज आर सोशल वेलफेयर स्टेट्स, लेकिन वो बिल्कुल इतनी स्ट्रेच कर गई और इतनी थिन हो गई हैं कि वो अब अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पा रहे. फिर उनके यहाँ आपने देखा कि इस्लामोफोबिया बढ़ गया है, उनके यहाँ क्राइम बढ़ गया है, उनके यहाँ टेररिज्म इतना बढ़ गया, बिकॉज अटलांटिक क्रॉस करके तो शाज़ो नादिर कोई टेररिज्म अटैक होता है, आता तो सारा यूरोप के ऊपर है. तो ये ऑलरेडी एक रिफ्ट चल रही थी, और आई थिंक गजा वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट. लेकिन लास्ट स्ट्रॉ जो है वो ये ईरान पे हमला करके उन्होंने इस वक्त कर दिया है, बिकॉज दैट नोबडी इज प्रिपेयर्ड कि वो इस वॉर में उनके साथ खड़े हो. आपने यूके का खास तौर पे जिक्र किया, तो देखिए आई वॉज देयर जब ब्रेग्जिट हुआ और उससे 5 साल पहले ईयू में. तो उस वक्त ये बेसिकली अमेरिका ही इनको अर्ज कर रहा था कि जी तुम यूरोप ईयू को छोड़ दो. और जो पॉपुलिस्ट जो पार्टी थी उनको सपोर्ट भी वो कर रहे थे. अब 10 साल के बाद बिल्कुल यूके को एहसास हो गया है कि ये उन्होंने गलत किया है. दे आर बेटर ऑफ
विद इन द ईयू। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो दोबारा ईयू में जाने की तैयारी कर रहे हैं और अब वो अमेरिका का पूडल बनने को तैयार नहीं है। सो आई थिंक द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन अ बिग वे। हम जो कहते थे कि जी सेंटर ऑफ पावर जो है वो अटलांटिक से पैसिफिक में मूव हो जाएगा, बोथ इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड पॉलिटिकली, तो देखें अब वो हो गया है, बल्कि उसको ट्रंप के सेकंड दौर ने बिल्कुल स्पीड अप कर दिया है। इस वक्त आप कल का दुरुस्त है। ब्रेक करीब आ गई, ब्रेक ले लें, ब्रेक से उसको वापसी पे और बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कसूरी साहब, एक सबसे बड़ा मसला जो ट्रंप के लिए लगता है कि ट्रंप ओबामा को बुरा कह के, बाइडन को बुरा कह के और इस जंग की जस्टिफिकेशन देने के लिए कोई ऐसी किसी चीज़ की तलाश में है जिसको वो लोगों को बता सकें कि मैं जंग करने क्यों गया था, क्यों ईरान के ऊपर हमला किया था। अगर वो 13 कहते हैं डेड बॉडीज उठाई हैं, तो 13 क्यों उठाई हैं, अपने लोगों को क्या जवाब देंगे, 13 है या उससे ज़्यादा है। तो ये एक बड़ा मुश्किल मामला है। वो विक्ट्री ट्रॉफ़ी जो उनको चाहिए, वो विक्ट्री ट्रॉफ़ी मांगते हैं कि न्यूक्लियर मुकम्मल तौर पर ईरान का ख़त्म हो जाए, 0% एनरिचमेंट हो जाए, सारे स्टॉक पाइल्स भी ले लूँ। मुश्किल नज़र आता है आपके लिए। आपका क्या तजिया कहता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, देखिए, उसमें यूं पोजीशन है कि इसका तो रास्ता निकल आया था। ये चाहते थे कि ये कह सकें कि जो ओबामा ने डील ली थी, जैसे JCPOA कहा जाता है, विच इज़ P5 प्लस जर्मनी, यानी परमानेंट मेंबर्स द सिक्योरिटी काउंसिल प्लस जर्मनी, उस पर बहुत अच्छी डील थी। 2 साल लगे थे उसको उस पे पहुंचने में, कोई रातों रात नहीं हो गया था। और बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट थी, बहुत से उसके सब सेक्शंस है, बहुत से एग्रीमेंट्स थे उसको सपोर्ट करने के लिए। तो वो जो डील थी, अब ये चाह रहे हैं उससे बेहतर हो। तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर एक लिहाज से तो नज़र आ रहा है जिनीवा में हो गई थी, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी एनरिचमेंट यूरेनियम एनरिच होगा, और उसकी बड़ी लो लेवल रखी गई थी। तो वो जो एनरिच यूरेनियम है, अगर इनको ख़तरा है कि अल्टीमेटली बॉम्ब में यूज़ हो जाएगा, तो उनका हम हैंड ओवर ही कर देंगे थर्ड पार्टी को अंडर इंटरनेशनल एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनके नीचे उसको ट्रांसफ़र करेंगे, अंडर देयर सुपरविजन रहेगा। थर्ड कंट्री को रूस का उसमें नाम था उस वक्त। तो मेरा कहना ही है, अब वो जनीवा में भी ये उन्होंने कहा है कि हम नहीं, वहाँ उसमें ये नहीं था, अब इसमें था जनीवा वाली टॉक्स में, जो कि इसका मतलब है ईरान की बॉटम लाइन सामने आ चुकी है। तो पाकिस्तान भी उनको ये कह सकता है कि भाई आपने वहाँ कंसीड किया, आप ये करें। और बड़ी एक माइनर सी जो एनरिचमेंट, जो उनका कहना है कि उन्होंने सिग्नेटरीज ऑफ NPT, उनका राइट है, अगर उन पे ऑब्लिगेशन है कि बम ना बनाए, तो राइट भी तो है ना कि वो एनरिच कर सकते हैं। तो उनके ये दलील है कि हम वो राइट अपना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उस पर भी खबरें हैं कॉम्प्रोमाइज़ की कि भाई मॉरेटोरियम अमेरिका चाहता है वो, लेकिन 20 साल चाहता है, ईरान 5 साल पे एग्री कर गया था। ये सब खबरें हैं, तो इसका मतलब इस पर भी रास्ता निकल सकता है। तो रास्ता तो निकल सकता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप कसूरी साहब, एक और जो मामला है, ये इसराइल का रोल आपसे पहले भी बात की, दोबारा इस पर भी चाहूँगा कि ट्रंप साहब ने अरबों का बाजू मरोड़ के इब्राहिम अकॉर्ड्स की तरफ मुख्तलिफ मुल्कों को कायल किया था, और ये बड़ा मुश्किल मामला था। सऊदी अरब पे भी दबाव डालते थे। फिर सऊदी अरब की तरफ से खबर आने लगी कि सऊदी अरब ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया वो भी साथ आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो 2 स्टेट थ्योरी, वो ये सारे मुल्कों की शर्त थी कि साइड बाई साइड फ़लस्तीनी रियासत भी और फिर साथ इसराइली रियासत। तो अब आपको क्या लगता है, ये इब्राहिम अकॉर्ड्स का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, इब्राहिम अकॉर्ड्स में इस वक्त UAE अमंग द कंट्रीज दैट आर इन द पिक्चर, सूडान से इन्होंने करा लिया था, बेचारा सिविल वॉर का शिकार है, और इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दीज कंट्रीज़, गल्फ़ की जो कंट्रीज़ हैं। लेकिन इट्स अ वेरी सैड स्टोरी जो सूडान की है। बड़ा अच्छा मजबूत मुल्क था, लेकिन सिविल वॉर लोगों को तबाह कर देती है। तो उसमें इसराइल को रिकग्नाइज जो मेन कंट्रीज़ ने किया है यहाँ गल्फ़ के अंदर, एक तो है UAE, दूसरी बहरीन, और नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को ने किया हुआ है। अब पॉइंट यह है कि ये जो इन्होंने किया था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स अब इनको आएंगे इसको बढ़ाने के लिए।
कि इनका तो ख्याल था ना कि दीगर ममालिक भी इसमें ज्वाइन कर जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब ने जो पोजीशन अडॉप्ट की है बड़ी, वो एक लिहाज से प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। उन्होंने कहा जब तक के वायबल इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट का नक्शा सामने ना आ जाए वो किसी सूरत में नहीं एक्सेप्ट करेंगे पैलेस्टाइन को, विच मीन्स इज पुट सम कंट्रीज ऑन द स्पॉट। तो ये जो सूरत हाल उन्होंने अडॉप्ट की है, इसका मतलब ये है कि एब्राहम अकॉर्ड्स पे तो तभी होगा अमल दरामद अगर इसराइल एक्सेप्ट करता है टू स्टेट सोल्यूशन को। ईस्ट जेरूसलम इज़ द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन। जी एयर मार्शल साहब, जो ईरान जंग के बाद की दुनिया है वो आपको कैसे नज़र आती है? ये पूरे ख़िते के अंदर अलाइनमेंट चेंज होगी? यूरोप के हमने पहले डिस्कस किया है कि वहाँ नए हमें यूके की, स्पेन की, इटली की ऐसी पोजीशन देखने में मिली है जिसकी हम रिसेंट पास में पहले तवक्को नहीं थे रखते। आपका तज्जिया? मेरा अपना तज्जिया तो ये है कि अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस पूरे रीजन के अंदर, और ये अभी तो हम बायलैटरल टॉक्स को देख रहे हैं, ये अल्टीमेटली मल्टीलैटरल टॉक्स में ये मूव करेगा उस टूवर्ड्स दैट साइड। इसलिए कि ये सिर्फ सऊदी अपना ईरान या इजराइल का सिर्फ मसला नहीं है इस पूरे रीजन के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी, क्या कहते हैं, अगर मैं एक लफ्ज़ से बयान कर दूं कि जो मिसट्रस्ट है वो इस पूरी अफरा तफरी का जो है ना वो का ज़िम्मेदार है। किसी को किसी पे ट्रस्ट है ही नहीं। ये ईरान का, अमेरिका, ईरान, बाकी जो हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं विद इन अरब ममालिक और ईरान के दरमियान में बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वो बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट पाया जा रहा है। अब जो इससे चीज़ जो निकलने वाली है वो ये है कि सबसे अब इसके बाद जो अपना नेगोशिएशन या जो अग्रीमेंट चलेंगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एग्जिस्ट करती हैं विद इन द मिडल ईस्ट, बिकॉज अब मेरा ख्याल है हमारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी ये समझ में आ जानी चाहिए, आ चुकी होगी कि ये डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट है, ये सुपर पावर्स या जो दूसरे पावर्स होती हैं उनका एक कोशिश होती है कि डिवाइड और रूल करें। डिवाइड और रूल कैसे किया जाता है? मिसट्रस्ट क्रिएट किया जाता है अमंग्स द कंट्रीज दैट मैटर। और इन्होंने ये डिवाइड एंड रूल का जो एक सिलसिला चलाया हुआ है अपने बेनिफिट के लिए, उसमें ये सब लोगों को आपस में एक माहौल क्रिएट कर दिया जिसमें एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये अब करेक्ट होने को जा रहा है, ये क्योंकि समझ में आ चुकी हुई। आपने अब नगमाना साहिबा ने पूरी जो अपना यूरोप का जो नक्शा खींचा है उसके अंदर कोई भी एक किस्म का नेटो की जो अलाइंस है वो एक किस्म की टूट गई हुई है। ये मेरा ख्याल है पहली दफ़ा कि शायद वो अमेरिका के साथ ये खड़े नहीं हुए हैं। और ना सिर्फ ये कि जो आपने नाम लिए थे स्पेन वगैरह के, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कहा है कि जी हमें ये बिल्कुल मंजूर ही नहीं है, जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, जो किया है वो गलत किया है, ये होना नहीं चाहिए था। तो और ये चीज़ सिलसिला आपको अपना नदीम 7 अक्टूबर 2023 से ये चल रहा है सिलसिला। इजराइल को तो सिर्फ एक ही इस वक्त काम आता है, वो सिर्फ ये है कि अपना किसी ना किसी के साथ, किसी ना किसी के ऊपर मिलिट्री ऑफेंसिव जो है ना उसने लॉन्च करना है। पहले पैलेस्टीन के साथ किया, उससे पहले तो लेबनान पे तो कई दफ़ा कर चुका हुआ है। हिज़्बुल्लाह हो गया है, हमास हो गया है, हूतीज़ हो गए, ये सब के सब को एंगेज किया हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है सबको समझ में आ गई है कि अगर हमने इस चीज़ों को दुरुस्त ना किया तो कल को आज ईरान है, कल को किसी और की बारी आ जाए। अच्छा नगमाना बीबी, आपसे भी इसके ऊपर राय चाहूँगा, क्योंकि इस रीजन के अंदर यूएई बहुत ज़्यादा इसराइल के कैंप की तरफ शिफ्ट हो गया था। बाज़ जगहों पे जैसे सोमालिया के अंदर सऊदी अरब के और यूएई के हमें एक दूसरे से मुखालफ इंटरेस्ट नज़र आए, ये एक दूसरे से मुखालफ ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे थे। सूडान के अंदर सऊदी अरब और यूएई मुखालफ ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे थे। यमन के अंदर ये दोनों एक दूसरे के मुखालफ ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे थे। सोमाली लैंड में इसराइल ने नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया तो यूएई इसराइल का इत्तेहादी है। तो बहुत ही एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी। ये ईरान वॉर के बाद मुझे लगता है कि कुछ नया होने वाला है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट हुआ है जो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये बाकी कुछ ममालिक को भी अपनी सिक्योरिटी की खातिर अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा से रीअसेस करना पड़ेगा। चाइना से डिस्कस करें, कहीं आपस में बैठें, लेकिन दे हैव टू डू समथिंग। जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखें ये बहुत अरसे से जब से ये शाह का रिजीम ख़त्म हुई थी और ये खुमैनीज़ आए थे, उस वक्त से ये गल्फ स्टेट्स को ये चूरन बेच रहे हैं
और मिडल ईस्ट की कंट्रीज को कि सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ जो है वो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड को है, और ईरान जो है वो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। और इसमें आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता काफी मुल्क वो अपने सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस में लेने में कामयाब हो गए। लेकिन ये जब से इन्होंने गजा की जंग शुरू की है और वो जिस तरह अनपॉपुलर हुई है, और उसके नतीजे में जिस तरह खुल के अमेरिका और खास तौर पे इजराइल का मौक़िफ़ आया है कि जी दे विल नॉट स्टॉप एट एनीथिंग बट ग्रेटर इजराइल। तो अब ग्रेटर इजराइल में तो देखिए तमाम मिडल ईस्ट के जो उनके ममालिक हैं उनकी टेरिटरी भी आती है। तो अब जिस तरीके से गजा का में एक जेनोसाइड हुआ और उस पर अब उन्होंने कब्जा कर लिया है, लेबनान का जो हाल हो रहा है, तो आई थिंक पीपल हैव रियलाइज्ड, और खास तौर पे जब ईरान पे इन्होंने हमला किया है, द वे ईरान है शोड रेजिलियंस, तो वो उनको समझ आ गया है कि इस खत्ते में शायद जो रेल उनका दुश्मन है वो इजराइल है और शायद ईरान नहीं है। और इसमें आपने देखा कि मोसाद ने बहुत कोशिश की कि वो उनके एजेंट्स ने कई गल्फ स्टेट्स में और सऊदी अरेबिया में ये शो किया कि ये इरानियंस ने स्ट्राइक किए हैं, जो फिर बाद में पता कि चला नहीं है, इनके अपने एजेंट्स ने किए हैं, बिकॉज इनकी बहुत कोशिश थी कि गल्फ और ईरान में वॉर हो जाए। एंड आई एम सो हैप्पी, और आई थिंक उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है बिहाइंड द सीन्स टू यू नो टेल दी गल्फ एंड द मिडल ईस्ट कंट्रीज कि ये इस तरफ न जाएं, क्योंकि फिर ये पूरे खित्ते क्या पूरी दुनिया को तबाह करेगी और हम भी तबाह होंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इजराइल वांट्स कि हम आपस में लड़ पड़े। तो अब मेरा ख्याल है ये इनको समझ आना शुरू हो गया। एंड आई थिंक जहां तक अब्राहम अकॉर्ड्स है वो तो दफन हो गए। यूएई का जहां तक मसला है, यूएई ने अपना सबसे ज्यादा पैसा जो है वो यूएई ने अपना अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में रखा हुआ है, और सबसे ज्यादा वही उसको सपोर्ट कर रहे थे। और आपने देखा कि एक नहीं दो तीन दफा ईरान ने कहा कि हमारा यूएई से और बाकी गल्फ स्टेट से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी मुस्लिम ममालिक मुल्क से दुश्मनी नहीं है, हमने तो कभी किसी को अटैक नहीं किया। द पर्सन अटैकिंग इज इजराइल, इंस्टेबिलिटी इजराइल ला रहा है, हमने तो कभी नहीं इस तरह की कोई हरकत की। तो आई थिंक उस पे आई डोंट नो, आजकल फेक न्यूज इतनी है कि समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू असर्टन क्या सही है क्या गलत है। बट यूएई का भी आप देखें कि अभी स्टेटमेंट आया है, और कतर के जी दे वांट टू मेक अप विद ईरान, और दूसरा कतर ने तो बहुत क्लियरली ईरान के फेवर में जो है स्टेटमेंट दे दिया है। इस वक्त तो बहरीन और यूएई थोड़े से लग रहे हैं, बाकी तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इजराइल के साथ खड़ा हो। तो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग इन अ बिग वे, एंड मिडल ईस्ट इज नॉट गोइंग टू। अच्छा, एक मिनट में अगर क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें एयर मार्शल साहब से भी। एयर मार्शल साहब, जो अभी तुर्की में इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और मिस्र भी थे साथ। मिस्र थोड़ा सा मुझे लगा था सरप्राइजिंगली कि वो शायद अभी उस मामले में फिट नहीं बैठता, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब बड़े नेचुरल अलाय बनते हैं डिफेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में। देखते हैं कि ये मामला आगे चल सकते हैं। जी बिल्कुल चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हैं एज फार एज दी मिलिट्री पावर्स आर कंसर्न उसमें। और दूसरा ये है कि अपना ये इकट्ठे होके अपना दे विल बी बिकम अ फोर्स। तो अभी आई थिंक जिस तरह हम अब बात कर रहे थे कि बहुत कुछ चेंज होता नज़र आ रहा है। एक तो ये वजह है उनकी क्या कहते हैं मिलने की। दूसरा आई थिंक जो इम्पोर्टेंट वजह है वो ये है कि जो ईरान के साथ पहले भी ये तीनों चारों इकट्ठे होकर ईरान के ऊपर ईरानी लीडरशिप को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि जी इसको डील करें आप इस चीज़ का, लेकिन और वो भी उसका एजेंडा का आइटम खत्म हो रहा है। लेकिन इस मामले में सऊदी अरब ने बहुत ही बैलेंस्ड रवैये का मुजाहरा किया है कि सऊदी साइट्स हिट भी हुई हैं तो उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। बेहतरीन। तो आज भी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, 2 दफ़ा सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। दैट्स अ बिग चेंज इसमें, बिल्कुल। और सब ममालिक जो है मिडल ईस्ट के, उन्होंने बड़ी रिस्ट्रेंट शो की है। एयर मार्शल अतीब सिद्दीकी साहब, नुगमान खुर्शीद कसूरी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।